नमस्कार दोस्तों नीट एग्जामिनेशन आप जानते हैं। तो नीट में क्या हम केमिस्ट्री में 165 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 180? आपने कहा सर थोड़ा मुश्किल तो है। देखिए, अगर आपको नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना है और आपको एक स्कोर चाहिए तो मुश्किल तो रहेगा, ये बात तो पक्की है, अगर आप 165 प्लस चाहते हैं। लेकिन क्या एक जनरल कैंडिडेट के लिए अचीवेबल नहीं है? बिल्कुल अचीवेबल है सर, बिल्कुल 100% अचीवेबल है, आप ला सकते हैं। जैसे अगर हम एक नीट 2022 का एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे आपके लिए, तो उस क्वेश्चन में अब देखिए कि उन्होंने क्या किया। एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन ले लिया उन्होंने। नॉर्मली दोस्तों लोगों के मन में रहता है कि साहब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बहुत टफ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक पहचान होनी चाहिए, आपको बफर सॉल्यूशन की एक पहचान होनी चाहिए आप पे। अब क्या आप देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मन में एक भ्रांति बैठा लेते हैं, बफर हम पे नहीं आता है। ऐसे नहीं हो चलता है। एक सिंपल सी एक डेफिनेशन बफर की सबको मालूम होती है कि एक सॉल्यूशन जिसमें एक बीक एसिड हो और उसी बीक एसिड का साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट हो, बस। जैसे मान लो एक बीक एसिड है, एसिटिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो बफर कभी पढ़ा जाता है, हमने आज से करीब 40 साल पहले जब पढ़ा तो भी यही वाला पढ़ा था। मजे की बात देखिए, क्वेश्चन भी इसी पे है, आने वाले समय में भी क्वेश्चन इसी पे आएगा। एग्जामिनेशन कोई आगे नहीं बढ़ा है, एक्यूरेसी चाहिए, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। तो एक बीक एसिड और उसी बीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट, ये बफर होता है। ये तो एसिडिक बफर हो जाता है। और एक बेसिक बफर होता है। हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हमें कैसे मालूम पड़ेगा बीक एसिड है? ये ऐसे क्वेश्चंस वालों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसी क्वेश्चन में दे रखा होगा, पीके दे रखा होगा, के दे रखा होगा, कहीं ना कहीं से मालूम पड़ जाता है। और इतनी बात भी नहीं मालूम पड़ेगी कि कौन बीक है, ये तो सबको याद होता है। एक अंदर से एक स्प्रिट लाइए, यस मैं जानता हूँ। तो जो बेसिक ऐसे बेसिक बफर होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसका उसी बेस का स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के साथ में सॉल्ट है। अब जो एसिडिक बफर है उसकी पीएच नो डाउट लेस देन 7 आएगी और बेसिक बफर है उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी, आनी चाहिए। कई बार पेपर सेटर भी गलती कर जाता है पर 99.99% नहीं करता है। अब बस हमें ये देखना है, ध्यान से देखिए कि pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये सॉल्ट और ये एसिड, इन दोनों की वैल्यू दे रखी होगी आपको सब। और हवा में आपको सोचना है pK से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। देखिए कैसे 2022 का मेरे पास जो पेपर है मेरे हाथ में, उसमें पहला ही क्वेश्चन है। उसने कहा द pH, पहले मैं ऑप्शन रख देता हूँ आपके सामने, 2.57, 5.57, 3.57, 4.57। एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसने एसिडिक बफर का क्वेश्चन सेट किया है और एक भी आंसर 7 से ऊपर का नहीं लिया। मैं इसे अच्छा कहूँगा। पर मजे की बात देखिए, क्या सच में ब्रेन से बनाया हुआ क्वेश्चन है? नहीं, 0.5। देखिए नीट सिलेक्शन जो एक बहुत बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल भी 15 सेकंड का होता है सर। बिल्कुल देखिए, आपको 2, 3, 4, 5 में से डिसाइड करना है। कोई लॉग नहीं लेना, कोई कुछ नहीं, बस एक सोचना है कितना आएगा। अब उसने कहा द pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग the pH of a solution containing
50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar एसिटिक एसिड। और बेचारे ने मजे की बात देखिए पीके ही दे रखा है, के नहीं दिया। उसने कहा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अब आपने अपनी हवा में ही सोचा कि pH इक्वल टू पी के 4.757 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सॉल्ट कितना है 50 इंटू 0.51, ये सॉल्ट है 0.5। हवा में सॉल्व नहीं करना होता, 50 इंटू 0.5 है। और ये 50 इंटू 0.01 कितना है ये सर्टेनली 0.5। तो कौन ज़्यादा है बताइए बच्चे? आपने कहा सॉल्ट ज़्यादा है, तो pH इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो 4.57 से सॉल्ट ज़्यादा है, 4.57 से ज़्यादा आएगी। 4.57 से ज़्यादा कौन सी ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। कहीं फॉर्मूला नहीं लगना, कहीं कुछ नहीं लगना, बस एक करेज चाहिए, साहस चाहिए। एक और क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट पूछ लिया है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट पूछ लिया है। गैसीय स्टेट का क्वेश्चन है। दुनिया जानती है गैस में प्रेशर को, मान लो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा गैसेज है, एक गैस ए है, बी है, सी है। प्रेशर ऑफ ए जो होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा। सीधी बात है, सब समझ सकते हैं। जैसे हमने 4th क्लास में रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा होता है, वो ही बात है। कहीं भी कोई टेक्निकलिटीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने क्या पूछा जो हर बच्चा कर सकता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, अगर उसने करना चाहा होगा। उसने पूछ लिया है एंजाइम्स क्या होते हैं सब। बस खास बात इस क्वेश्चन में क्या है, जो बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, खास बात क्या है? मैं खास बात ये कि उसने इनकरेक्ट पूछ लिया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है तो गलत होने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ा होता है कि 4 ऑप्शंस आएंगे, एक करेक्ट होगा। हम ये सोच के काम कर रहे होते हैं, ब्रेन कहीं ना कहीं से करेक्ट ढूंढ लेता है, जबकि हमें यहाँ ढूंढना इनकरेक्ट है। तो उसने पूछा आपसे इनमें कौन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन, अब एंजाइम के बारे में क्वेश्चन है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो एंजाइम को नहीं चाहता। और उन्होंने लास्ट में एक ऑप्शन दिया है, एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड्स। अब भाई बताइए, क्या एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या? अगर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होने लगे तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी और एक गलत पूछ लिया आपसे। एक और क्वेश्चन आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास यहाँ पे है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही स्पेसिफिक है। इन्होंने क्या किया, एस ब्लॉक एलिमेंट से। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में आप जानते हैं एल्कली मेटल आ जाती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाती हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। इनके यूजेस पे लगातार क्वेश्चन आता है, लगातार। नीट ट्रेंड है, ये ट्रेंड है बिल्कुल। ये ऐसा होता ही नहीं कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के यूजेस पे बिल्कुल स्पेसिफिक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एनसीईआरटी को कस के पकड़ के चलिए, बिल्कुल स्पेसिफिक, कोई भी बच्चा कर सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता है यूजेस पे। एक
पीछे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। मुश्किल से 10 लाइन, 5 + 5 10 लाइन्स होती हैं जिनमें आपको याद करना होता है सोडियम किस काम आता है, पोटेशियम किस काम है, मतलब थोड़ा बहुत। जरूरी है सबके अलग अलग टेबल बना रखिए, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। लिथियम का कहीं कोई यूज है, लिथियम के किसी कंपाउंड का पर्टिकुलर यूज दे रखा है, थोड़ा स्पेसिफिक बनिए। क्वेश्चन देके जाएगा साहब आपको। अच्छा, ये नॉर्मल में भी हो जाता है, अगर नहीं जानते हो तो भी हो जाता है। मैं यहाँ पे और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिखा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उन्होंने एजरसन रीजन बना दिया। एजरसन रीजन में कभी एम्स एग्जामिनेशन होता था तो एजरसन रीजन के दिमाग में बच्चा होता था, स्टेटमेंट 1 2 में रिलेशन करना। कई बार मेमोरी बेस्ड पेपर होते थे, कई बार जरा सा पिंच इधर उधर हो गया तो सेंटेंस का मतलब गलत हो जाता था। बच्चों को डर लगता था एजरसन रीजन आएगा सब, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लड्डू आता है। उसने कहा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2। अब मुझे बताइए कि क्या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने नीट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की हो, अब वो अमीन्स की रिएक्शन HNO2 से नहीं जानता हो? सोच के बताइए, क्या सच में ऐसा कोई बच्चा होता है? ये साहब प्राइमरी अमीन HNO2 से रिएक्शन, सब जानते हैं अल्कोहल बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये सेकेंडरी अमीन HNO2 से रिएक्शन, सब जानते हैं ऑयली कंपाउंड बनता है, एन नाइट्रोसो एल्काइल अमीन, डाई एल्काइल अमीन। ये टर्सरी अमीन HNO2 से रिएक्शन, नो साइन ऑफ रिएक्शन। ये एरोमेटिक अमीन HNO2 से रिएक्शन, आप जानते हैं डाइजोनियम बनेगा लो टेम्परेचर पे 025 डिग्री डाइजोनियम। एक और इसमें स्पेसिफिक होता है, हम लोग कराते हैं उस पर कि अगर डाईमिथाइल अमीन ले लें, हम एनिलीन ले लें, HNO2 डाल दें तो इसका नाइट्रोसेशन हो जाता है। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है। देखिए कितना छोटा सा चार्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये नहीं आता होगा, एग्जामिनेशन देने जा रहा होगा। प्राइमरी केवल एक करेज चाहिए, साहस, यस मुझे करना है, यस मुझे आना चाहिए। तो उसने कहा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। जैसे यहां पे डाइजोनियम बनाया तो ये स्टेबल डाइजोनियम है, यहां पे अनस्टेबल डाइजोनियम, यस अल्कोहल निकल के भाग जाता है। इनिशियली जो रिएक्शन बनेगी RNH2 वाली जो बनेगी उसमें एक तरह से डाइजोनियम बना लेते हैं और फिर वो नाइट्रोजन निकल के भाग जाता है तो RN2+ और ये निकल के भाग जाता है R+ बन जाता है और फिर वही मैकेनिज्म यहाँ पे आती है, वो फिर वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है, तभी ये नाइट्रोजन निकल के भागती है। तो क्या स्टेटमेंट 1 ठीक है? यस बिल्कुल ठीक है साहब। और रीजन क्या कह रहा है उसका, देखते हैं साहब रीजन क्या कह रहा है। उसने कहा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2। अब देखिए उसने वहां पे कहा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और रीजन में दे रहा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो सर्टेनली इसका रीजन तो नहीं हो सकता। वो बस यही देखना पड़ेगा स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 सही है या गलत है, बस आपस में रिलेशन तो नहीं बनेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि कॉज में तो वो एरोमेटिक अमीन की बात कर रहा है। रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं
बोर्ड नहीं क्लियर होगा अगर ये नहीं मालूम होगा। डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल even above 300 कैलोरी, ये गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेबल होता है केवल कहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके ऊपर ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये यहाँ भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो एजर्सन इज करेक्ट, स्टेटमेंट रीजन का स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। अब मुझे बताइए 5 क्वेश्चन आपने किए, क्या इसमें कोई टेक्निकलिटी दिखाई दी? ऑर्गेनिक भी आई, इनऑर्गेनिक भी आई। थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड बनिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, कोई खास बात नहीं आने वाली, कोई नई चीज़ नहीं आने वाली, सब वो आने वाला है जो आपका बोर्ड सिलेबस में आपने पढ़ा है। एनसीईआरटी पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या ट्रेंड आता है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल।